जिस बल्ले से 2003 वर्ल्ड कप जिताया, 2005 में उस बल्ले को बैन कर दिया गया, लेकिन 2003 वर्ल्ड कप तो चला गया ना। इस टेस्ट मैच में मानो एम्पायर जो है वो रिकी पॉन्टिंग बन गए, पूरे डिसीजन उनके हिसाब से लिए गए। लोगों को लगने लगा कि पॉन्टिंग चीटर है, लेकिन उनको क्या मतलब, वो तो वर्ल्ड कप पर वर्ल्ड कप उठा रहे थे। 1999 से लेकर 2009 तक 10 साल के अंदर जितने रन रिकी पॉन्टिंग ने बनाए उतने रन सचिन ने भी नहीं बनाए। चीटिंग, कंट्रोवर्सीज, डोमिनेंस सबको मिला दोगे तो आपको ग्रेटनेस की कहानी समझ आएगी। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पॉकेट ब्रोकर की बात करना चाहता हूं, जो ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एआई ट्रेडिंग फीचर मिलता है। एआई बिलियंस ऑफ रियल ट्रेड और टॉप ट्रेडर के स्ट्रेटेजीज पर ट्रेंड है। देखो, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया ने एम्पायर बनाया है स्टॉक मार्केट से। एआई जो है ये रियल टाइम में मार्केट को एनालाइज करता है, प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड और ट्रेडर की एक्टिविटी को चेक करता है और रेडीमेड सिग्नल देता है। ट्रेड डायरेक्शन ऊपर होगा, नीचे होगा, क्लोजिंग टाइम क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, मिला जुला कर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो सारी चीजें एआई करके देता है, सारी कॉम्प्लेक्स चीजें। और हमें ना बस सिग्नल को फॉलो करना होता है। शुरू में मुझे बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं था। लोग कह तो रहे थे कमेंट सेक्शन में कि एआई ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस देता है, बट मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको खुद ट्राई करते हैं। मेरे पास भी मोबाइल है और जब मैंने इसको ट्राई किया तो मेरा जो ट्रेड है प्रॉफिट पर क्लोज हुआ। तब मैंने सोचा ओके, एक्चुअली में काम करता है, ये कोई मैजिक बटन नहीं है, ये एक स्मार्ट टूल है जो ट्रेडिंग डिसीजन को स्मार्टर और इजी बनाता है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, आजकल बहुत लोग इसको ट्राई कर रहे हैं और इसको यूज करना भी काफी इजी है। सबसे पहले आपको अकाउंट बना के इजीली इस पर डिपॉजिट कर लेना है, चाहे आप कार्ड का यूज करो, यूपीआई का करो, क्रिप्टो का करो, कुछ का भी करो। जैसे ही आप बैलेंस टॉपअप करते हो आपको एआई ट्रेडिंग का एक्सेस मिल जाएगा। अभी देखो कितना सिंपल है, एआई ने सिग्नल दिया, मैंने ट्रेंड को फॉलो किया और ये रहे स्क्रीन रिजल्ट पर। कितना ज्यादा सिंपल है ये। सारे सिग्नल यहाँ ट्रांसपेरेंट है, आप सारे ट्रेड को लाइव यहाँ देख सकते हो। पॉकेट ब्रोकर का विड्रॉल प्रोसेस भी काफी फास्ट है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। अभी मैंने ये अमाउंट विड्रॉल किया है, आप देख सकते हो। देखो, पॉकेट ब्रोकर इंडिया में 8 साल से ऑपरेट कर रहा है। इसके 100,000 रिव्यूज है पॉजिटिव, जो भी यूजर इसको यूज कर रहे हैं उनके। अगर आप खुद एआई ट्रेडिंग को ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पॉकेट ब्रोकर का, जाके उसको डाउनलोड करो और एआई ट्रेडिंग को यूज करो। मेरा प्रोमो कोड यदि आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 100% तक का बोनस भी मिल जाएगा पहले डिपॉजिट पर। बस छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना, टेस्ट करो और खुद देखो कैसे एआई ट्रेडिंग आपके डिसीजन को स्मार्टर बनाता है। देखिए, ईयर चल रहा था 2003 का और ऑस्ट्रेलिया अपना 3rd ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। सबसे पहली ये कि रिकी पॉन्टिंग इस वर्ल्ड कप में पहली बार कैप्टेंसी कर रहे थे और पहली बार में इन्होंने बिना मैच हराए वर्ल्ड कप जिताया था ऑस्ट्रेलिया टीम को। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि रिकी पॉन्टिंग ने इसी वर्ल्ड कप के फाइनल में नाबाद 140 रन की इनिंग खेली थी और अकेले दम पे वर्ल्ड कप फाइनल जिता दिया था। ये एक ऐसा फाइनल था जिसके बाद मीडिया हो, लोग हो, हर जगह ये चर्चा होने लगी थी कि रिकी पॉन्टिंग की पारी इम्पॉसिबल है। सब कहने लग गए कि रिकी पॉन्टिंग ने एक्चुअली में स्प्रिंग वाला बैट यूज किया है, इतने लेवल का ये डोमिनेंस था। ये वो समय था जब रिकी पॉन्टिंग का एटीट्यूड पीक पर था, उनका ईगो पीक पर था। एज अ प्लेयर वो पीक पर पहुंच गए थे और एज अ कैप्टन भी अब वो पीक पर पहुंच गए। ये वो समय था जब रिकी पॉन्टिंग इतने ज्यादा पीक पर थे कि लोग कहने लग गए कि फाइनल में इन्होंने स्प्रिंग वाला बैट यूज किया है, बिना स्प्रिंग वाले बैट के इतने रन बना ही नहीं सकते। बाद में आईसीसी चीजें चेक करता है, लेकिन उसको कोई भी चीटिंग यहाँ पे मिलती नहीं है और पूरे ईयर कैलेंडर में 2003 के अंदर रिकी पॉन्टिंग बहुत रन बनाते हैं। वर्ल्ड कप बस नहीं, वर्ल्ड कप के बाद भी पूरे 2003 के अंदर सिर्फ ओडीआईज में रिकी पॉन्टिंग ने 1154 रन बनाए थे। ये इतने रन थे कि पूरे ईयर कैलेंडर में रिकी पॉन्टिंग का नाम नंबर 2 पे था मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में। इसका मतलब ये इसी सेम ईयर में एज अ कैप्टन भी टॉप पर चले गए थे और एज अ बैट्समैन भी ये बिल्कुल ही टॉप पर थे। अभी देखिए, मैं आगे इनके बारे में बताऊं इससे पहले मैं बता दूं कि इसका पार्ट 1 हमने पहले ही बना रखा है। जो 2003 तक की स्टोरी थी वो हमने बना दिया, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ये इस वीडियो का एक्चुअली पार्ट 2 है, जहां हम 2003 से लेकर 2011 इनके रिटायरमेंट तक की बात करेंगे, पूरे 2012 तक की। तो देखिए, 2003 ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया टीम बिल्कुल पीक पर पहुंच गई थी, इनका डोमिनेंस टॉप पर था। और 2003 के बाद जब 2004 आया तो स्टीव वॉ रिटायर हो जाते हैं। स्टीव वॉ इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के टेस्ट कैप्टन थे और जैसे ही रिटायर होते हैं बिना किसी सोच विचार के यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग को टेस्ट कैप्टन बनाया जाता है। मतलब कि 2004 में रिकी पॉन्टिंग ओडीआई के कैप्टन ये पहले से थे और 2004 में टेस्ट के भी बन गए। 2004 के अंदर ये ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन गए जनवरी के महीने में।
जैसे ही रिकी पॉन्टिंग कैप्टन बनते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम का डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, ऑस्ट्रेलियन टीम और ज्यादा एग्रेसिव खेलने लगती है। एक्चुअली में रिकी पॉन्टिंग पहले से बहुत ज्यादा इगोइस्टिक खिलाड़ी थे, ये बहुत ज्यादा स्लैज वगैरह करते थे, बाद में कैप्टन भी बन गए और वहां पे भी बहुत सक्सेसफुल थे। एंड जैसे ही ऑल फॉर्मेट कैप्टन बने, उसके बाद तो पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जो थी हाई एटीट्यूड वाली टीम बन गई थी और बहुत ज्यादा इन लोग एग्रेसिव बैटिंग करते, एग्रेसिव खेलते। एंड पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ये जो एग्रेसिव खेल रही थी, इससे फायदा ही हो रहा था क्योंकि 2004 में ऑस्ट्रेलिया की टीम हर फॉर्मेट में टॉप पर थी। 2004 में पूरे साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 पर थी और इनकी ओडीआई रैंकिंग भी नंबर 1 पर थी। अब इस समय T20I क्रिकेट तो आया ही नहीं था, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया हर फॉर्मेट में नंबर 1 पर था। साथ में रिकी पॉन्टिंग भी इस साल के अंदर ओडीआई में 800 रन बनाए थे लगभग इन्होंने, और टेस्ट में भी लगभग 700 रन बना के गए थे 2004 में। इसका मतलब एज अ बैट्समैन भी रिकी पॉन्टिंग टॉप पर थे, एज अ लीडर भी इनकी टीम टॉप पर थी। मतलब ये दोनों चीज में कमाल कर रहे थे। 2004 का जो साल था ये ऑफिशियली रिकी पॉन्टिंग का पहला साल था जहां ये ऑल फॉर्मेट कैप्टन थे और ऑल फॉर्मेट में इनकी टीम बिल्कुल टॉप पर नजर आ रही थी। इस साल ऑस्ट्रेलिया ने इस साल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती थी, जो आज के टाइम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नाम से यहाँ फाइनल होता है। उस समय टॉप 1 टीम को ये दे दिया जाता था और नंबर 1 में उस समय ऑस्ट्रेलिया ही थी। और इसी बीच जब 2004 में ऑस्ट्रेलिया इतने ज्यादा टॉप पर थी तो 2004 के बाद 2005 में ऐसे सीरीज आ जाती है। देखिए 2005 की स्टार्टिंग में ऐसे सीरीज होनी थी, ये सीरीज जो है इंग्लैंड में खेली जानी थी, लेकिन ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक्चुअली में ऐसे सीरीज है तो बहुत बड़ी सीरीज, लेकिन 2005 तक लगातार 16 साल से ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीतते जा रही थी। ये सीरीज इतनी इजी बन गई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए कि ये बिल्कुल ही इजिली इस सीरीज को जीत जाते थे, चाहे इंग्लैंड में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो। बट 2005 ऐसे सीरीज से पहले क्या होता है कि यहाँ पे इंग्लैंड के कैप्टन आते हैं और कहते हैं कि इस बार एसेस हम जीतने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी एक तरफा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 साल से एसेस जीत रहा था और इस समय तो ये बिल्कुल ही टॉप पर थे, और इसी समय इंग्लैंड के कैप्टन ने बोला कि इस साल हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे एसेस। ये चीज जो थी रिकी पॉन्टिंग को काफी ज्यादा ईगो पर लगती है। उनको लगता है कि मेरी कैप्टनसी में एसेस हराने की बात कैसे कर सकते हैं, इस बार तो मैं इनको क्लीन स्वीप करके व्हाइट वॉश करके हराऊंगा। फाइनली 21 जुलाई का दिन आता है, एसेस स्टार्ट होती है और एसेस जब स्टार्ट होती है तो पहले ही मैच में कमाल की चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्चुअली में एसेस का पहला मैच लॉर्ड पर खेला जा रहा था और लॉर्ड के ग्राउंड में पहले बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया टीम की। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जब पहले बैटिंग आती है तो बॉलिंग पर स्टीव हार्मिसन आते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ देते हैं। एक के बाद एक विकेट स्टीव हार्मिसन लेते जाते हैं और स्टीव की बाउंसर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खेल ही नहीं पा रहे थे। इवन स्टीव की एक बाउंसर जो जबरदस्ती रिकी पॉन्टिंग खेलने जाते हैं, पुल मारने जाते हैं, वो उनके गाल पर जाके लगती है और उनके खून आ जाता है। हालत ये हो जाती है कि रिकी पॉन्टिंग के खून यहाँ से बह रहा था। इसके बाद भी रिकी पॉन्टिंग लगातार खेल रहे थे और ये बोली मैं खेलता रहूंगा। बाद में पहली टेस्ट मैच की पहली इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 190 रन बना पाती है और सबको लगता है इस बार ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम हो जाएगा। हालांकि बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई ना तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैकग्राथ ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। 5 विकेट हॉल निकाले इन्होंने और पीछे ही कर दिया पूरी इंग्लैंड की टीम को। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया काफी आसानी से जीत गई मैकग्राथ की दम पर, क्योंकि दोनों इनिंग को मिलाकर मैकग्राथ ने 9 विकेट निकाले थे। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी और इस ऐसे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से लीड पर आ गई थी, बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे। बट एक्चुअली में इस ऐसे सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है सेकंड मैच से। देखिए होता क्या है, जो दूसरा मैच हो रहा था इस ऐसे सीरीज का, वो 2 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया हार गई। वो इतना ज्यादा क्लोज मैच था। अब जब ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हारी तो 1-1 की सीरीज में बराबरी हो गई और तीसरा मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए सीरीज में 1-1 की बराबरी हो गई थी, मतलब कि तीसरा टेस्ट जो था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस टेस्ट मैच में क्या होता है कि इस टेस्ट मैच में पूरी बैकफुट में ऑस्ट्रेलिया टीम चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच के अंदर लास्ट दिन 423 रन का टारगेट मिलता है, जो इम्पॉसिबल टू चेस था। सबको समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया अब ये मैच हार जाएगी, लेकिन यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग बैटिंग करने आते हैं और ये बैटिंग करने इसमें आने नहीं वाले थे। इनको बैक में इंजरी थी। रिकी पॉन्टिंग की बैक में इंजरी होने के बाद भी पॉन्टिंग कहते हैं कि मैं बैटिंग करने आऊंगा, नहीं तो हमारी टीम मैच हार जाएगी और हम मैच नहीं हार सकते हैं। पॉन्टिंग इस मैच में इंजर्ड थे, इसके बाद भी ये बैटिंग करने आए। इन्होंने 156 रन बनाए और ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने बचा लिया। ये मैच ड्रॉ हो गया। इवन ये मैच में ऑस्ट्रेलिया का 1 विकेट बस गिरा था, इसके बाद भी ये मैच ड्रॉ हुआ और ये सीरीज में अभी भी 1-1 की बराबरी ही रह गई तीसरे मैच के बाद भी। तीसरे मैच के बाद सीरीज में जब 1-1 की बराबरी थी तो सबको क्लियर हो गया कि चौथा मैच जो भी जीतेगा ये पक्का सीरीज जीत जाएगा, क्योंकि 5वां मैच फिर डिसाइडिंग रहेगा ही नहीं, चौथा मैच डिसाइडिंग है। फाइनली 25 अगस्त 2005 को चौथा टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। ये डिसाइडिंग टेस्ट मैच था। जो भी इस मैच को जीतता वो उसके बाद सीरीज तो नहीं हार सकता था।
इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहले बैटिंग आई। इंग्लैंड ने 477 रन बनाए और बाद में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 218 पर ऑल आउट कर दिया। लिटरली इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दे दिया 218 पर ऑल आउट करके, और ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है रिकी पॉन्टिंग को। देखिए इस समय ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल टॉप पर थी, इतने टॉप पर थे कि इनके आसपास भी कोई टीम नहीं थी। इसके बाद भी यहाँ पे पॉन्टिंग की टीम को फॉलो ऑन मिल गया। ये चीज रिकी पॉन्टिंग को बहुत ज्यादा हर्ट करती है, उनको इतनी ज्यादा हर्ट करती है कि फॉलो ऑन के बाद जब सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो इन्होंने जान झोंक दी। पॉन्टिंग सेकेंड इनिंग में बिल्कुल अच्छे से बैटिंग करते हैं, 48 रन बना चुके थे, लेकिन 48 रन बनाने के बाद ये रन आउट हो जाते हैं, वो भी डायरेक्ट हिट लगने के कारण। एंड पॉन्टिंग जब डायरेक्ट हिट लगने के कारण रन आउट होते हैं तो पॉन्टिंग ग्राउंड से जाने को मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि मैं आउट ही नहीं हूं। एक्चुअली पॉन्टिंग को इस समय जिन्होंने रन आउट किया था उनका नाम गैरी पैट था, और ये इस टीम में मतलब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में ये नहीं थे, सब्स्टिट्यूट फील्डर में आए थे। इस समय पॉन्टिंग जो है आईसीसी के रूल को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि कोई भी आप सब्स्टिट्यूट फील्डर ऐसा नहीं ला सकते जो करंट फील्डर से ज्यादा बेहतर होगा। पॉन्टिंग ने बोला इंग्लैंड ने जानबूझकर किया है, उन्होंने बेहतर फील्डर को फील्डिंग में डाल दिया जबकि उनको लाना ही नहीं चाहिए था, ये गलत है। अब इस समय तो पॉन्टिंग को आउट दे दिया गया और ये चले भी गए, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने आईसीसी के रूल को चैलेंज कर दिया था। बाद में ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 2-1 से इंग्लैंड से हार जाती है और इंग्लैंड के कैप्टन ने जो बोला था वो सही हो जाता है। ये चीज जो थी बहुत ही ज्यादा हर्ट कर जाती है रिकी पॉन्टिंग को, क्योंकि यहाँ पे बोल कर इंग्लैंड के कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई थी, वो भी 16 साल बाद। रिकी पॉन्टिंग का ईगो अभी बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इनके ईगो पर नमक छिड़कने के लिए अभी और भी चीजें इंग्लैंड करने वाला था, और वो थी विक्ट्री परेड निकालना। इंग्लैंड ने एक्चुअली में इस मैच को जीतने के बाद, जैसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद परेड निकाली जाती है, वैसे ही इन्होंने विक्ट्री परेड निकाली। पॉन्टिंग का गुस्सा अब आसमान पर पहुंच गया था। वो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी, दुनिया के बेस्ट कैप्टन, दुनिया में इतना ज्यादा वो ईगो रखते हैं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में ईगो नहीं में था। और पॉन्टिंग की टीम जब इस मैच को हारती है तो वो इतना ज्यादा हर्ट होते हैं कि उनको लगता है कि आज के बाद मेरी कप्तानी में मैं कोई भी सीरीज हारने नहीं दूंगा। ये चीज रिकी पॉन्टिंग को इतना ज्यादा हर्ट करती है कि 2005 में एसेस के बाद ये न्यूजीलैंड को भी व्हाइट वॉश कर देते हैं, वेस्ट इंडीज को भी व्हाइट वॉश करके हराते हैं। इवन 2005 के अंदर ही आईसीसी सोचता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ज्यादा डोमिनेट कर रही है ओडीआई में, टेस्ट में, तो क्यों ना ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड 11 की टीम बनाई जाए और एक नई सीरीज बनाई जाए। आईसीसी ने इस समय आईसीसी सुपर सीरीज नाम से एक नई सीरीज बनाई, जिसके अंदर क्या हुआ कि दुनिया के 11 खिलाड़ी मिलाकर प्लेइंग 11 बनाई गई। तो इस सीरीज में क्या होने वाला था कि वर्ल्ड प्लेइंग 11 बनाई गई थी, जिसमें एक ही टीम के अंदर सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, जैक कैलिस जैसे लेजेंड बैठे थे। इन लेजेंड्स के सामने ऑस्ट्रेलिया की नॉर्मल प्लेइंग 11 होने वाली थी, जिसको लीड करने वाले थे रिकी पॉन्टिंग। एंड रिकी पॉन्टिंग की लीडरशिप में ना ऑस्ट्रेलिया की नॉर्मल प्लेइंग 11 ने वर्ल्ड की प्लेइंग 11 को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया ओडीआई में, और 1-0 से टेस्ट में भी व्हाइट वॉश किया। पॉन्टिंग ने बताया था कि अगर हम ऐसे हार गए तो आज के बाद हम कोई भी सीरीज नहीं हारेंगे और लगातार जीतेंगे, और ये ऐसे जीत रहे थे कि एक मैच भी नहीं हार रहे थे। इवन इनकी कैप्टेंसी से और भी ज्यादा पीक पर तो पहुंचा ही दिए थे टीम को। साथ में एज अ बैट्समैन भी इतने ज्यादा पीक पर पहुंच गए कि 2005 में ओडीआई क्रिकेट के अंदर रिकी पॉन्टिंग ने लगभग 1200 रन बनाए, और ये सबसे ज्यादा रन गेटर थे 2005 के अंदर। पूरे ईयर कैलेंडर में इस समय इनके आसपास भी कोई नहीं था एज अ बैट्समैन, और एज अ लीडर तो ये और भी ज्यादा टॉप पर पहुंचते जा रहे थे। वेल इस तरीके से 2005 एंड होता है। ऐसे बस ये लूज किए थे, बाकी सब सीरीज जीत गए थे और 2005 का खात्मा भी हो चुका था। बाद में ईयर 2006 का आया, और 2006 जब आया तो इस साल ऑस्ट्रेलिया टीम इतने ज्यादा टॉप पर थी कि उतने टॉप पर कभी कोई टीम नहीं थी। देखिए 2006 की स्टार्टिंग में सबसे पहले साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टूर करने आती है। यहाँ पे 3 टेस्ट मैच होने थे और तीनों टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से यहाँ व्हाइट वॉश किया। एक मैच ड्रॉ था और साउथ अफ्रीका को उसके घर भेज दिया। इसके जस्ट एक महीने बाद ऑस्ट्रेलिया जाती है साउथ अफ्रीका टूर करने, और यहाँ पे भी 3 टेस्ट मैच ही होने थे। सबको लगा साउथ अफ्रीका यहाँ बदला लेगी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को उन्हीं की जमीन पर 3-0 से अगेन व्हाइट वॉश कर दिया। बाद में इन्होंने बांग्लादेश को भी 2-0 से टेस्ट सीरीज हराई और ये घर वापस आ गए। और इसी के बाद 2006 में अगेन आती है ऐसे सीरीज, और इस बार इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया आना था। ये वो समय था जब रिकी पॉन्टिंग ने सोच लिया था कि 2005 का ये बदला लेने वाले हैं। अब देखिए 2005 में जब इंग्लैंड ने सीरीज जीती थी तो सबकी नजर एसेस पर आ गई थी। इंग्लैंड की ऑडियंस को बहुत उम्मीद थी, सबकी नजर 2006 ऐसे सीरीज पर आ गई। सबको लगा 2005 में इंग्लैंड जीती थी तो 2006 जो है काफी ज्यादा फंसेगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बट 2006 ऐसे सीरीज में रिकी पॉन्टिंग का माइंड कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने सोच लिया था कि इस बार फंसाना नहीं है, इस बार वन साइडेड जीतना है। बाद में जब 2006 ऐसे सीरीज स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 5-0 से व्हाइट वॉश करके घर भेजती है। 2006 वो साल बन जाता है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूरे ईयर कैलेंडर में एक भी टेस्ट मैच हारता नहीं है। सीरीज तो आप छोड़ो, ये एक भी टेस्ट मैच नहीं हारती। 2006 के साल में रिकी पॉन्टिंग का जो विनिंग परसेंटेज था ये 100% था। इन्होंने इतने ज्यादा कमाल की कैप्टेंसी की थी और इतने रन भी
बनाए थे। सबको बिल्कुल साफ दिख रहा था कि 2005 एसिस का घाव ऐसा लगा है कि अब रिकी पॉन्टिंग एकदम इतने पीक पर पहुंच गए कि उनके आसपास भी कोई नहीं है। और जब इतने पीक पर पूरी टीम है, इतने पीक पर कैप्टन है, इसी बीच 2007 में अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप आ गया। ये ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे ही आया सबको क्लियर हो गया कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप को कराने का मतलब ही नहीं है, पक्का ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है। ऑस्ट्रेलिया एक तो इतने ज्यादा डोमिनेटिंग फेस में है, जहां ये 1999 वर्ल्ड कप जीते, 2003 वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद अभी 2007 में और टॉप में है। इसी बीच ओडीआई वर्ल्ड कप आया तो सबको क्लियर हो गया कि यार कोई मतलब नहीं है, ये वर्ल्ड कप पक्का ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। बाद में वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और इस वर्ल्ड कप के अंदर 7 के 7 मैच ऑस्ट्रेलिया टीम जीतती भी है। इवन एक मैच भी ऐसा नहीं होता पूरे वर्ल्ड कप में जो क्लोज भी गया हो। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े मार्जिन से एक एक मैच जीता था। बाद में एक तरफा 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में एंटर कर जाते हैं और फाइनल के अंदर क्या होता है, इन्होंने 38 ओवर में फाइनल में 281 रन बनाए। 281 रन इतना बड़ा स्कोर था कि उस समय की ऑस्ट्रेलियन टीम 50 ओवर में भी श्रीलंका को 282 रन नहीं बनाने देती, फिर तो 38 ओवर बस थे। बाद में वही हुआ, सबके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप बिना हार एक तरफा जीत लिया। देखिए वर्ल्ड कप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जीतती है, रिकी पॉन्टिंग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन जाते हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेले और चारों बार इनकी टीम फाइनल पर पहुंची थी। रिकी पॉन्टिंग का पहला वर्ल्ड कप 1996 था और 2007 तक चारों बार ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल खेली थी। ये एकमात्र ऐसे कैप्टन बन जाते हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की और दोनों वर्ल्ड कप उनकी टीम जीत गई, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप जीती और बिना मैच हारे जीती। ये इकलौते ऐसे कैप्टन बन जाते हैं जिनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने लगातार 29 मैच जीते। इन्होंने एक भी मैच नहीं हारा, 29 मैच लगातार आईसीसी के। इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद ये इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इनको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, ना इससे पहले कभी बने हुए थे। अब जब कोई इगोइस्टिक पर्सन इतने ज्यादा पीक पर पहुंच जाता है, इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तो इसके बाद वो गैंगस्टर बन जाता है और वही होने वाला था रिकी पॉन्टिंग के साथ। 2007 के बाद रिकी पॉन्टिंग को लोग चीटर बोलने लग गए थे, इस लेवल पर रिकी पॉन्टिंग पहुंच चुके थे। एक्चुअली में होता क्या है, 2007 के एंडिंग में बीजीटी मतलब की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सेकेंड टेस्ट मैच हो रहा था और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया उलटफेर करने लग जाती है बहुत बड़े बड़े। इस मैच में पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 463 रन जैसे बड़ा स्कोर बनाया था, पहाड़ सा स्कोर बनाया था। इतने बड़े स्कोर को जब इंडिया चेस करने आई तो इंडिया ने पहली इनिंग में बना डाले 532 रन, मतलब इंडिया ने 463 रन वाले मैच में भी लीड ले ली, वो भी 70 रन की ले ली। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में 401 रन तो बनाए, लेकिन इंडिया को टारगेट 333 रन का बस मिला, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। देखिए इंडिया ने पहली इनिंग में ही 500 से ज्यादा रन बनाए थे, तो 335 रन इनके लिए कोई बड़ा टारगेट तो था नहीं। यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग को लगा कि अब हम मैच हार जाएंगे। एंड मैंने आपको पहले बताया कि 2005 एसेस के बाद रिकी पॉन्टिंग कोई भी मुकाबला नहीं हारना चाहते थे, चाहे वो उस मुकाबले को डोमिनेंस से जीते हैं, बैटिंग से जीते हैं, स्लेज करके जीते हैं, चाहे चीटिंग से जीते, उनको बस जीतना था किसी भी हालत में। एंड इस मैच में वही हुआ। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में चीटिंग से जीता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जब इंडिया की बैटिंग आती है तो काफी सारी चीटिंग होती है। देखिए इस मैच में जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो राहुल द्रविड़ के काफी दूर से बॉल निकलती है, इसके बाद भी अंपायर इनको आउट दे देता है, जबकि बल्ले से बहुत दूर थी बॉल। बाद में सौरव गांगुली इनिंग को संभाल लेते हैं और गांगुली जो है 51 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इनका एक कैच जाता है और माइकल क्लार्क इस कैच को पकड़ते हैं। माइकल क्लार्क इस कैच को जब पकड़ते हैं तो ये कैच जो है क्लीन नहीं था और एम्पायर को लग रहा था कि थर्ड एम्पायर के पास जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने रिकी पॉन्टिंग से पूछा पहले और रिकी पॉन्टिंग ने बोला आउट है, तो एम्पायर ने दे दिया आउट। एम्पायर जो है इस कैच के बाद थर्ड एम्पायर के पास नहीं गए, उन्होंने रिप्ले वगैरह नहीं देखा, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग से पूछा, पॉन्टिंग ने आउट दिया तो एम्पायर ने आउट दे दिया। अब उस समय डीआरएस वगैरह तो था नहीं, तो सौरव गांगुली आउट हो गए और ग्राउंड से बाहर चले गए। बाद में जब रिप्ले दिखाया गया तो रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल जो है, जिस समय बॉल माइकल क्लार्क के हाथ में आई थी उसी समय बॉल जमीन से टच हो रही थी, मतलब ये क्लियर नॉट आउट था। ये रिप्ले देखने के बाद कमेंटेटर जो थे ऑस्ट्रेलिया नहीं थे, इसके बाद भी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। ये कहते हैं यदि आपको रिकी पॉन्टिंग से डिसीजन लेना है तो आप रिकी पॉन्टिंग से ही एम्पायरिंग करा लो। इन्होंने बोला कि रिकी पॉन्टिंग की बात मान के आप आउट दे रहे हो, ऐसे तो आप बैट्समैन की भी बात मानो और नॉट आउट दे दो, ये क्या ही चल रहा है अभी। बट इस समय हालत यही हो गई थी कि एम्पायर जो है रिकी पॉन्टिंग की बात मानने लग गए थे, इतने बड़े लेवल पर रिकी पॉन्टिंग का इन्फ्लुएंस हो चुका था। बाद में सीरीज को ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत जाती है। अगर ये मैच इंडिया जीतती तो इंडिया सीरीज को 2-1 से जीत जाती, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत ली। वही हो गया कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी हालत में मैचेस और सीरीज जीतना था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए चीटिंग करनी पड़ जाए। यही वो समय भी था जब लोग कहने
लग गए थे कि रिकी पॉन्टिंग चीटर है, क्योंकि एक्चुअली में रिकी पॉन्टिंग इस समय चीटिंग करने से डरते नहीं थे, उन्हें कोई भी डर नहीं था, ना एम्पायर का ना बैन का। ऐसा लगने लगा था कि आईसीसी के रूल यही बनाते हैं, एम्पायर यही सिलेक्ट करते हैं, सब कुछ इनके हिसाब से होता है। रिकी पॉन्टिंग इतने टॉप पर पहुंच गए थे। वेल 2008 निकलता हो, 2009 में खड़ी होती है आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी। देखिए इससे पहले जो चैंपियन ट्रॉफी है 2006 में हुई थी, और उस चैंपियन ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा जीता था। वहां पे ऑस्ट्रेलिया को कोई दिक्कत नहीं थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। बाद में 2009 में भी ऑस्ट्रेलिया को कोई दिक्कत नहीं होती, एक के बाद एक मैच, ये सारे मैच जीतते हैं, फाइनल में जगह बनाते हैं। एंड 2009 चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में भी एक तरफा फाइनल जीत के चैंपियन ट्रॉफी को भी जीत जाते हैं। अब यदि आप देखोगे तो 1999 से लेकर 2009 तक, मतलब 10 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 3 वर्ल्ड कप जीत लिए थे, 2 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत ली थी। कमाल बात तो ये थी कि इन 3 वर्ल्ड कप और 2 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में 4 में तो रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे, मतलब एज अ कैप्टन ये चारों जीत चुके थे, और एक एज अ प्लेयर। मतलब इन 10 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के कोई आसपास भी नहीं था, क्योंकि 10 साल में अगर आपके पास 3 ओडीआई वर्ल्ड कप आ गए हैं तो आपके आसपास कौन ही हो सकता है। ये वही 10 साल थे जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन एरा माने जाते हैं। इस 10 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही टॉप पर था, इनके आसपास भी कोई नहीं था। 80% ऑस्ट्रेलिया मैचेस जीतता था, सीरीज ही जीतता था। एंड ऐसा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इस समय जब टॉप में था बिल्कुल ये 10 साल, तो रिकी पॉन्टिंग एज अ कैप्टन टॉप पर तुक्के से थे। एक्चुअली में एज अ कैप्टन बहुत कमाल की कैप्टनसी करके टॉप पर थे। एंड एज अ प्लेयर रिकी पॉन्टिंग इस समय और भी ज्यादा टॉप पर थे, जो बता रहा था कि एज अ कैप्टन नहीं एज अ प्लेयर भी बहुत ऊपर है। ईयर 2000 से लेकर 2009 तक रिकी पॉन्टिंग ने 9103 रन बनाए थे इन 10 साल के अंदर। इन 10 साल में रिकी पॉन्टिंग से ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए थे, किसी ने नहीं। मतलब सचिन भी इनके नीचे थे, उन्होंने भी 300 रन कम बनाए थे रिकी पॉन्टिंग से। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ही समय में एक कैप्टन के पास 4 आईसीसी ट्रॉफी और इसी सेम टाइम पर उसी कैप्टन के सबसे ज्यादा रन है पिछले 10 साल के अंदर। अब इस समय चाहे लोग इन्हें चीटर बोले, चाहे आईसीसी के रूल चेंज कर दें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि इस समय रिकी पॉन्टिंग ग्रेटेस्ट कैप्टन बन चुके थे, ग्रेटेस्ट प्लेयर बन चुके थे। इनके बराबर कोई भी नहीं था। 2009 में बिल्कुल टॉप में पहुंच चुके थे। इवन इस समय इतने ज्यादा टॉप पर थे कि 2008 का जो आईपीएल था, केकेआर ने यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग को 1 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा था। अब देखे 2008 के हिसाब से 1 करोड़ 60 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, और उस समय इनको 1 करोड़ 60 लाख में खरीदा गया। बाद में रिकी पॉन्टिंग आईपीएल खेलने से मना कर देते हैं। ये 3-4 मैच बस आए और उसके बाद बोले कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं वहां पे प्रैक्टिस करूंगा आगे टूर के लिए। मतलब कि आईपीएल से खेलने से ही मना कर देती है, और इनको बैन वगैरह नहीं किया जाता। अगेन 2009 में केकेआर इनको 1 करोड़ 60 लाख में ही रिटेन करती है। बाद में 2011 वर्ल्ड कप जब आया था ना, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया को कोई यंग खिलाड़ी कैप्टन बनाए, नया कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप तक रिकी पॉन्टिंग की जो एज है ये 37 हो चुकी थी। इस समय तक ये बहुत बूढ़े हो गए थे, और सबको लगा भी नया कैप्टन ऑस्ट्रेलिया बनाएगी। बट एक्चुअली में ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट रिकी पॉन्टिंग से कुछ भी नहीं कह सकती थी। रिकी पॉन्टिंग इतने ज्यादा पीक पर थे, ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को पता था कि रिकी पॉन्टिंग जब चाहेंगे तभी कैप्टनसी छोड़ेंगे, तभी हम इनको हटाएंगे, क्योंकि ये अगर नहीं चाहेंगे तो हम इनको हटा तो सकते नहीं है। एंड इनको कैसे हटाया जा सकता है? 2 वर्ल्ड कप में इन्होंने कैप्टनसी की, और दोनों वर्ल्ड कप बिना मैच हारे ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ऐसी कैप्टनसी किसी ने नहीं की है पूरी दुनिया में। वेल 2011 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट ही करती है। पहले 4 के 4 मैच ऑस्ट्रेलिया 2011 वर्ल्ड कप में जीत चुकी थी। एंड ऑस्ट्रेलिया की जो विनिंग स्ट्रीक थी 33 मैच की हो गई थी लगातार ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर। बाद में पाकिस्तान इनको मैच हराती है, इस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ देती है। एंड इसके बाद क्वार्टर फाइनल के अंदर इंडिया इनको हरा देती है। युवराज सिंह की वो ऐतिहासिक इनिंग आती है और ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर देती है। Well done, Yuvraj Singh. Through and through, this tournament belongs to Yuvraj Singh. देखिए 2011 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल बाहर होने के बाद ये पहली बार हुआ था रिकी पॉन्टिंग के साथ जब उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला था। पॉन्टिंग का जब से डेब्यू हुआ था तब से लेकर आज तक इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले थे, चाहे एज अ प्लेयर हो चाहे एज अ कैप्टन हो। 5 में से 4 वर्ल्ड कप फाइनल में ये पहुंचे थे और 3 वर्ल्ड कप ये जीत गए थे। ये पहली बार था जब इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला था, और अभी ये बूढ़े भी हो गए थे। अभी ये वैलिड था कि यार ये नहीं खेल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन इसमें भी, इस वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर फाइनल में इन्होंने ही सेंचुरी मारी थी। मतलब अभी भी रिकी पॉन्टिंग डोमिनेट कर रहे थे। बाद में 2012 का समय आता है, रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि अब मेरा हो गया। रिकी पॉन्टिंग जो है रिटायर हो जाते हैं पूरे फॉर्मेट से। जब रिकी पॉन्टिंग रिटायरमेंट लेते हैं ना ऑल फॉर्मेट से, तो इन्होंने टेस्ट में उस समय 13,000 से ज्यादा रन बना दिए थे और ओडीआई में 13,500 से ज्यादा रन बना दिए थे। इस समय दोनों फॉर्मेट को अगर आप मिला लेंगे तो इनसे ज्यादा रन सिर्फ सचिन के थे। मतलब ये सचिन के बाद थे टॉप बैटर की लिस्ट में। साथ में इन्होंने जो कैप्टेंसी की थी वो और भी ज्यादा कमाल थी। 77 टेस्ट मैच में इन्होंने कैप्टेंसी की थी, जिसमें 48
टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। इनका जो विनिंग परसेंटेज था टेस्ट के अंदर वो 62.33% था। आप सोचिए अभी विराट कोहली को टेस्ट का ग्रेटेस्ट कैप्टन माना जाता है, जिनकी कैप्टनसी में इंडिया 42 महीने तक नंबर 1 रैंकिंग में था आईसीसी की। विराट कोहली का यदि आप टेस्ट का विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो 58% था। वहीं पे यदि आप रिकी पॉन्टिंग का विनिंग परसेंटेज देखेंगे टेस्ट में तो उनका विनिंग परसेंटेज 62 से ज्यादा का था। ओडीआई में भी रिकी पॉन्टिंग ने 230 ओडीआई में कैप्टनसी की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 165 मैच जीते थे और सिर्फ 51 हारे थे। अभी आप देखोगे इंडियन टीम का ग्रेटेस्ट कैप्टन कौन है? धोनी माने जाते हैं ओडीआई के अंदर, जिन्होंने 200 ओडीआई में 110 ओडीआई मैच जिताए हैं इंडिया को। मतलब कि यदि आप ओडीआई के अंदर पॉन्टिंग और धोनी की कैप्टनसी देखेंगे तो पॉन्टिंग की कैप्टनसी के आसपास भी धोनी की कैप्टनसी नहीं है। मिला जुलाकर आप रिकी पॉन्टिंग को चाहे किसी बैट्समैन से कंपेयर कर लें या फिर आप किसी भी कैप्टन से कंपेयर कर लें किसी भी फॉर्मेट के अंदर, रिकी पॉन्टिंग के आसपास भी कोई नहीं था, ना कोई अभी भी उनके आसपास पहुंच पाया। उन्होंने इतनी बड़ी लेगेसी क्रिएट की है और इस तरीके से रिकी पॉन्टिंग ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ग्रेटेस्ट कैप्टन और ग्रेटेस्ट प्लेयर बन पाते हैं। यदि पॉन्टिंग की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो और किस ऑस्ट्रेलियन पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन पर जरूर से बताइए। साथ में रिकी पॉन्टिंग का फर्स्ट पार्ट देखिए 2003 से पहले उनका कैसे राइज हुआ था।